मध्य एशिया के केंद्र में बसी हुई मंगोलिया की कहानी सहस्राब्दियों पुरानी है। एक टेपेस्ट्री जो खानाबदोश घुड़सवारों, गरजते खुरों और साम्राज्यों की गूंज से बुनी गई है। इसकी कहानी बताने के लिए हमें विशाल घास के मैदानों की यात्रा करनी चाहिए, जहां हवा प्राचीन योद्धाओं और भूले हुए राज्यों के रहस्यों को फुसफुसाती है। मंगोलिया के इतिहास के पहले धागे जियोंगनू के साथ दिखाई देते हैं, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईस्वी तक स्टेपों में घूमते थे। भयंकर योद्धा और कुशल तीरंदाज, वे चीन के नवजात साम्राज्यों के साथ भिड़ गए और लचीलापन और घुड़सवारी की विरासत को पीछे छोड़ दिया। सदियों बीत गए, जिनमें रूरन और गोकतुर्क जैसे खानाबदोश साम्राज्यों के उदय और पतन देखे गए। इन समूहों ने मंगोल जनजातियों के एकीकरण के लिए आधार तैयार किया। 13वीं शताब्दी में तेमुजिन नामक एक महान व्यक्ति ने इस उपलब्धि को हासिल किया, जिसे चंगेज खान के नाम से जाना जाता है। उनकी सेनाएं, जो कठोर घोड़ों पर सवार थी और मिश्रित धनुष से लैस थी, पूरे एशिया में फैल गई, जिससे इतिहास में सबसे बड़ा सन्निहित भूमि साम्राज्य बना। रूस के स्टेपीज से चीन की महान दीवार तक, फारसी मैदानों से डेन्यूब के तट तक, मंगोल साम्राज्य ने दुनिया को नया आकार दिया। सिल्क रोड के साथ व्यापार फल पाया, विचार और संस्कृतियां मिली, और चिंगिस खान की विरासत ने इतिहास पर अटूट छाप छोड़ी। मंगोल साम्राज्य, हालांकि विशाल, शाश्वत नहीं था। चिंगिस खान की मृत्यु के बाद यह छोटे खानतों में टूट गया, प्रत्येक सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। चिंगिस खान के पोते कुबलाई खान द्वारा स्थापित युआन राजवंश ने लगभग एक शताब्दी तक चीन पर शासन किया, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान का स्वर्ण युग आया। हालांकि युआन राजवंश अंततः आंतरिक संघर्ष और विद्रोह के आगे झुक गया था और मंगोल स्टेपीज में वापस चले गए। उन्होंने सदियों तक आंतरिक संघर्षों और बाहरी दबावों का सामना किया, जिससे मंगोलिया 17वीं सदी में माचू किंग राजवंश के अधीन हो गया। 20वीं सदी की शुरुआत मंगोलिया की कहानी में एक नया अध्याय लाई। चीन में हुई शिन्हाई क्रांति से प्रेरित होकर मंगोलियाई लोगों ने 1911 में स्वतंत्रता का ऐलान किया। हालांकि उनकी आज़ादी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। चीनी नियंत्रण और सोवियत प्रभाव के बाद मंगोलिया 1924 में एक संप्रभु समाजवादी राज्य के रूप में आज़ाद हुई। उसके बाद के दशकों में तेजी से मॉडर्नाइजेशन, आर्थिक विकास और सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध थे। मध्य एशिया के केंद्र में बसी मंगोलिया की कहानी सहस्राब्दियों पुरानी है। खानाबदोश घुड़सवारों, गरजते खुरों और साम्राज्यों की गूंज से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। इसकी कहानी सुनाने के लिए हमें विशाल घास के मैदानों पर जाना होगा, जहां हवा प्राचीन योद्धाओं और भूले हुए राज्यों के रहस्यों को फुसफुसाती है। चंगेज खान ने अपनी लोहे की इच्छाशक्ति और रणनीतिक प्रतिभा के साथ लड़ाकू मंगोल फैक्शनों को एकजुट किया और अद्वितीय पैमाने पर विजय प्राप्त की। उनकी सेनाएं, जो दमदार घोड़ों पर सवार थी और कंपोजिट धनुषों से लैस थी, पूरे एशिया में फैल गई, जिससे इतिहास में सबसे बड़ा सन्निहित भूमि साम्राज्य बन गया। रूस के स्टेपीज से चीन की महान दीवार तक, फारसी मैदानों से डेन्यूब के तट तक, मंगोल साम्राज्य ने दुनिया को नया आकार दिया। सिल्क रोड पर व्यापार फलता फूलता रहा, विचार और संस्कृतियां मिली, और चंगेज खान की विरासत ने इतिहास पर अटूट निशान छोड़ा। तूफान के बाद टूटे हुए के बाद नए शुरुआतें। युआन वंश के कुबलाई खान। मंगोल साम्राज्य भले ही विशाल था, लेकिन अनंत नहीं था। गेंगिस खान की मृत्यु के बाद यह छोटे छोटे खानतों में टूट गया, जो हर एक सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। गेंगिस खान के पोते कुबलाई खान द्वारा स्थापित युआन राजवंश ने लगभग एक शताब्दी तक चीन पर शासन किया, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान का स्वर्ण युग आया। चंगेज खान का जन्म 1162 में बैकाल झील,
मंगोलिया के पास हुआ था। 18 अगस्त 1227 को उनका निधन हो गया। वे एक मंगोलियाई योद्धा शासक थे, इतिहास के सबसे प्रसिद्ध विजेताओं में से एक, जिन्होंने जनजातियों को एकीकृत मंगोलिया में लाया और फिर एशिया भर में अपने साम्राज्य का विस्तार करके अड्रियाटिक सागर तक फैलाया। चंगेज खान प्रतिभा का एक योद्धा और शासक था, जिसने अस्पष्ट और महत्वहीन शुरुआत से शुरू करके मंगोलिया के सभी खानाबदोश जनजातियों को अपने और अपने परिवार के शासन के तहत एक कठोर अनुशासित सैन्य राज्य में लाया। फिर उन्होंने अपने खानाबदोश क्षेत्र की सीमाओं से परे बसे हुए लोगों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और लूट और विजय के अभियानों की श्रृंखला शुरू की, जो अंततः मंगोल सेनाओं को एक दिशा में एड्रियाटिक सागर और दूसरी दिशा में चीन के प्रशांत तट तक ले गई, जिससे महान मंगोल साम्राज्य की स्थापना हुई। केवल गैर-मंगोल स्रोत चंगेज खान के जीवन के बारे में निकट समकालीन जानकारी प्रदान करते हैं। लगभग सभी लेखकों, यहाँ तक कि जो मंगोल सेवा में थे, ने मंगोल आक्रमणों द्वारा किए गए भारी विनाश पर ध्यान दिया है। एक अरब इतिहासकार ने खुले तौर पर उनके बारे में याद करने पर अपनी भयावहता व्यक्त की। मंगोलों की पहुंच से परे और दूसरी जानकारी पर भरोसा करते हुए 13वीं शताब्दी के इतिहासकार मैथ्यू पेरिस ने उन्हें शैतान का घृणित राष्ट्र कहा, जो टार्टरस से शैतानों की तरह बाहर निकल आया ताकि उन्हें सही मायने में टार्टर्स कहा जाए। वह शास्त्रीय शब्द टार्टरस नरक और तातार के प्राचीन आदिवासी नाम तातार के साथ शब्दों पर एक नाटक बना रहा था, जिसे कुछ खानाबदोशों द्वारा वहन किया गया था, लेकिन उसका विवरण मंगोलों द्वारा पैदा किए गए आतंक को पकड़ता है। मंगोल राष्ट्र के संस्थापक, मंगोल सेनाओं के आयोजक और उनके अभियानों के पीछे प्रतिभा के रूप में चंगेज खान को अपने लोगों की प्रतिष्ठा को साझा करना चाहिए, भले ही उनके जनरल अक्सर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण से दूर अपने दम पर काम कर रहे थे। फिर भी मंगोल अभियानों को जंगली लोगों के समूहों द्वारा बेतरतीब घुसपैठ के रूप में देखना गलत होगा। न ही यह सच है, जैसा कि कुछ लोगों ने माना है, कि इन अभियानों को किसी तरह आंतरिक एशिया के प्रगतिशील विनाश द्वारा लाया गया था, जिसने खानाबदोशों को नए चरागाहों की तलाश करने के लिए मजबूर किया था। न ही, फिर से, मंगोल आक्रमण एक अनूठी घटना थी। चंगेज खान न तो स्टेपी से बाहर निकलने और यूरेशिया की बसी हुई परिधि को आतंकित करने वाला पहला और न ही अंतिम खानाबदोश विजेता था। उनके अभियान केवल बड़े पैमाने पर थे, अधिक सफल थे और अन्य नेताओं की तुलना में प्रभाव में अधिक स्थायी थे। उन्होंने उन गतिहीन लोगों पर अधिक हिंसक प्रभाव डाला, जिन्हें लिखित रूप में घटनाओं को रिकॉर्ड करने की आदत थी, और उन्होंने यूरेशियन महाद्वीप के एक बड़े हिस्से और विभिन्न समाजों को प्रभावित किया। दो समाज एक दूसरे से निरंतर संपर्क में थे, जो कि एक दूसरे के विपरीत जीवन शैली के कारण शत्रुतापूर्ण थे, लेकिन इन समाजों के बीच अन्योन्याश्रितता थी। खानाबदोशों को दक्षिण के कुछ मुख्य उत्पादों की आवश्यकता थी और वे इसकी विलासिता का लालच करते थे। ये उत्पाद व्यापार द्वारा, अस्थायी कारवां को टैक्स लगाकर या सशस्त्र छापों के द्वारा प्राप्त किए जा सकते थे। चीन के बसे हुए लोगों को स्टेपी के उत्पादों की कुछ हद तक आवश्यकता थी, लेकिन वे खानाबदोश बर्बर लोगों की उपस्थिति को अनदेखा नहीं कर सकते थे और हमेशा के लिए एक या दूसरे तरीके से अतिक्रमण का विरोध करने में व्यस्त थे। एक मजबूत राजवंश, जैसे कि 17वीं शताब्दी का मंचू, सीधे पूरे आंतरिक एशिया पर अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार कर सकता था। दूसरी बार चीनियों को बर्बर लोगों के एक समूह को दूसरे के खिलाफ खेलना होगा, उनके समर्थन को स्थानांतरित करना होगा और अपने गठबंधनों को संभालना होगा ताकि किसी एक जनजाति को बहुत मजबूत होने से रोका जा सके। चीन में वंशवादी ताकत और कमजोरी का चक्र एक और चक्र के साथ था, जो स्टेपी के लोगों के बीच एकता और विखंडन का था। अपनी शक्ति के चरम पर, एक दृढ़ नेता के तहत एक खानाबदोश जनजाति अन्य जनजातियों को अपनी इच्छा के अधीन कर सकती थी और
अगर चीन में स्थिति कमजोरी में से एक थी तो स्टेपी से परे अपनी शक्ति का विस्तार कर सकती थी। अंत में दक्षिण की असंगत, गतिहीन संस्कृति पर खानाबदोश शक्ति का यह विस्तार अपनी दास्ता लेकर आया। खानाबदोशों ने श्रेष्ठता के अपने पारंपरिक आधार को खो दिया, बिजली की गतिशीलता जिसे आपूर्ति और चारे के रास्ते में बहुत कम आवश्यकता थी और उन चीनियों द्वारा निगल लिया गया जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। चक्र फिर से शुरू किया जाएगा, एक शक्तिशाली चीन फिर से उभरेगा और अल्पकालिक सरदारों के बीच अव्यवस्था और क्षुद्र झगड़े खानाबदोशों के बीच जीवन का नया पैटर्न होगा। मंगोल विजय का इतिहास इस विश्लेषण को पूरी तरह से दर्शाता है और यह राजनीतिक विरोधाभासों और तनावों की इस पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि चंगेज खान के जीवन का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उनके अभियान एक अकथनीय प्राकृतिक या यहाँ तक कि भगवान द्वारा दी गई तबाही नहीं थे, बल्कि महत्वाकांक्षा, दृढ़ संकल्प और प्रतिभा के एक सैनिक द्वारा हेरफेर की गई परिस्थितियों के एक सेट का परिणाम थे। उन्होंने अपनी आदिवासी दुनिया को एकीकरण के लिए तैयार पाया, ऐसे समय में जब चीन और अन्य बसे हुए राज्य किसी न किसी कारण से एक साथ गिरावट में थे, और उन्होंने स्थिति का फायदा उठाया। शक्तिशाली सहयोगियों और अपने स्वयं के बल के साथ तेमुजिन ने मर्किट को रूट किया, जिसके द्वारा तेमुजिन नियमित रूप से भविष्य के विद्रोह के बीज बोने के लिए था। उसने अपने पीछे एक दुश्मन को कभी नहीं छोड़ने की कोशिश की। सालों बाद चीन पर हमला करने से पहले वह पहले यह सुनिश्चित करेगा कि कोई खानाबदोश नेता उसकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए जीवित न रहे। मर्किट के विनाश के कुछ समय बाद उन्होंने जुर्किन कबीले के बड़प्पन के साथ उसी तरह से व्यवहार किया। कबीले के नेताओं ने खुद को तेमुजिन और जमुका के आसपास समूहीकृत करना शुरू कर दिया, और सदी के मोड़ से कुछ साल पहले उनमें से कुछ ने मंगोलों के तेमुजिन खान बनाने का प्रस्ताव रखा। जिन शर्तों में उन्होंने ऐसा किया, युद्ध और शिकार में वफादारी का वादा करते हुए यह सुझाव देते हैं कि वे केवल एक विश्वसनीय जनरल की तलाश कर रहे थे, निश्चित रूप से वह अधिपति नहीं था जो वह बनने वाला था। दरअसल बाद में उनमें से कुछ उसे छोड़ने वाले थे। इस समय भी तेमुजिन केवल एक मामूली सरदार था, जैसा कि गुप्त इतिहास द्वारा वर्णित अगली महत्वपूर्ण घटना से पता चलता है। एक दावत में एक झगड़ा जो उसके नाममात्र सहयोगियों जुर्किन राजकुमारों द्वारा उकसाया गया था, जिसे बाद में उसने नरसंहार किया था। उत्तरी चीन में जिन सम्राट ने भी उसे किसी महान परिणाम के रूप में नहीं देखा। खानाबदोशों के हेरफेर की नीतिगत विशेषता के उलटफेर में जिनने अपने एक समय के सहयोगियों तातार पर हमला किया। तोग्रिल के साथ मिलकर तेमुजिन ने कबीले के झगड़े को जारी रखने के अवसर का फायदा उठाया और तातार को पीछे ले लिया। जिन सम्राट ने तोग्रिल को चीनी उपाधि वांग या राजकुमार के रूप में पुरस्कृत किया और तेमुजिन को और भी कम उच्च दिया, और वास्तव में अगले कुछ वर्षों के लिए जिनको तेमुजिन से डरने की कोई बात नहीं थी, वह स्टेपी में अपनी शक्ति बनाने में पूरी तरह से व्यस्त था और चीन के लिए कोई स्पष्ट खतरा नहीं था। तेमुजिन अब सभी प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के लिए व्यवस्थित रूप से काम करने लगा। जमुका द्वारा बनाए गए लगातार गठबंधन हारे गए। तातारों को नष्ट कर दिया गया। तोग्रिल ने जमुका की साजिशों और अपने बेटे की महत्वाकांक्षाओं और संदेहों के चलते तेमुजिन के खिलाफ एकमुश्त युद्ध में पैंतरेबाजी करने की अनुमति दी, जिससे उन्हें और उनके केरीट लोगों को नष्ट कर दिया गया। अंत में पश्चिम में मंगोलों की बढ़ती शक्ति से भयभीत नाइमन शासक ने जमुका की भागीदारी के साथ एक और गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से हार गया और अपना राज्य खो दिया। जमुका हमेशा की तरह अस्थिर अंतिम क्षण में नैमन खान को छोड़ दिया। ये अभियान 1206 से पहले कुछ वर्षों में हुए थे और तेमुजिन को स्टेपीज के मास्टर बना दिया गया था। उस वर्ष ओनोन नदी के किनारे एक महान सभा आयोजित की गई थी,
जिसमें तेमुजिन को जेंगिस खान घोषित किया गया। शीर्षक का मतलब संपूर्ण शासक था।